हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय मौर्य। आज मैं एक और टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं और मेरे साथ हैं आज जिला कमेटी मेंबर हैं यस यूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी के श्री राम मूरत मौर्य जी हमारे साथ उपस्थित हैं। और आप सामाजिक गतिविधियों में मैं देखता रहता हूं हमेशा जो है कोई भी सामाजिक ऐसा, चाहे शिक्षा को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, सूरत में रहते हैं आप और यहाँ संघर्ष करते रहते हैं। तो इस प्रकार से आज कुछ टॉपिक को लेके आपसे बातचीत करना चाहेंगे कि आज सर आपसे सबसे पहले आपका परिचय हो जाए। जी। नमस्कार दोस्तों, मैं राम मूरत मौर्य, जी। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट, जिसको शॉर्ट में SUCIC के नाम से आप लोग जानते हैं। जी। मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूं और उसका यहाँ सूरत में जिला कमेटी मेंबर हूं। जी सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के समय में जो युवा हैं, जैसे अभी आप 15-20 साल पहले की बात करेंगे और आज की बात करें तो युवाओं में एक जो परिवर्तन हुआ है, उनका नैतिक पतन जो हो रहा है, आपके हिसाब से उसका जिम्मेदार कौन है और ये नैतिक पतन क्यों हो रहा है? थोड़ा सा आपसे इस विषय में हम जानकारी लेना चाहेंगे। जी। देखिए, इसके लिए जो एक आज सिस्टम है, जो व्यवस्था है, जी। इसका मूल जिम्मेदार व्यवस्था है। और खास करके हम जब देखेंगे, हम इतिहास में थोड़ा हमको पीछे जाना पड़ेगा। जी। नव जागरण काल से लेकर के हुँ। जब जो हम बात करते हैं कि जो राजा राम मोहन राय, जी। विद्यासागर, जी। विवेकानंद, शरद चंद्र, जी। बुद्ध, ज्योतिबा फुले, जी। जैसे इन जो महापुरुषों की बात करते हैं, जी। एक समय हमारे समाज में जो जिसमें शिक्षा का स्तर बहुत नीचे था, तो हाँ, वह आप देखेंगे था ही नहीं। था ही नहीं। उस समय शिक्षा को लेकर के जो भी मनीषी हुए, जी। उन्होंने काफ़ी आंदोलन चलाया। जी। उसी आंदोलन के तहत लोगों के अंदर, समाज के अंदर जो एक नैतिक मूल्यबोध उत्पन्न हुआ, जी। उसी नैतिक मूल्यबोध के चलते समाज में एक सांस्कृतिक स्तर का भी उदय हुआ। उदय हुआ। जी। आप जब देखेंगे हमारे समाज में जी। बच्चियां पढ़ने नहीं जाती थी। हुँ। बच्चियों को पढ़ने के लिए ज्योतिबा फूले हुँ। और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले जी। और उनके जो एक मित्र थे फातिमा शेख, फातिमा शेख। इन्होंने जो आंदोलन चलाया, जी। उसी आंदोलन के तहत लड़कियां पढ़ने जाने लगी। हुँ। आज उनका एक जो सांस्कृतिक स्तर का उदय हुआ, हुँ। उनके अंदर एक जो सांस्कृतिक स्तर आया, जी। उस लेवल आज देखेंगे कि आज जो लड़कियां हम लोग देख रहे हैं, लड़कियां चाँद पे जा रही हैं, लड़कियां हर चीज़ कर रही हैं। हुँ। एक समय देखेंगे तो साइकिल चलाना भी उनके लिए माने हाँ, जी, जी। दुश्वार जैसा था। दुश्वार जैसा लेकिन था। आज हर क्षेत्र में लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं। हाँ, हाँ। और भी जो लोग थे समाज के अंदर, हुँ। उनके अंदर भी एक नैतिकता थी, मूल्यबोध था। हुँ। आज वो मूल्यबोध गिरावट का कारण क्या हुआ कि हुँ। आज़ादी आंदोलन के समय जो एक स्तर उठ के आया था लोगों के अंदर, जी। जिसके देखेंगे कि आप सब लोग आज़ादी हमको मिले, हुँ। उसको लेकर के एक मन में उनके एक जिज्ञासा, जिज्ञासा। उनको लेकर के एक मन में अंदर एक उद्वेग था हाँ, कि आज़ादी मिलनी चाहिए। मिलनी लोग चाहिए। आज़ादी आंदोलन में कूद पड़े थे। जी। जो लोग आंदोलन में नहीं भी कूदे, उनके मन में एक बात था कि आज़ादी मिलनी चाहिए। हाँ, हाँ। चाहे जैसे हमको आज़ादी में हर कीमत हम देने की, यहाँ तक कि लोग अपना घर-बार छोड़ के आए, जो लोग नहीं आए, वो अपना धन-दौलत दे दिए। दे दिए। दे दिए, सपोर्ट था सबका। सपोर्ट था। लेकिन आज़ादी के बाद आप जब देखेंगे, जो भी आज़ादी के बाद जो भी लोग आए सत्ता में, हुँ। आने के बाद उसमें शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम हुए। हुँ। काफ़ी काम इसलिए हुए कि 1917 में जो रूस में क्रांति हुई थी, हुँ। रूस की क्रांति का असर आप देखेंगे तो हमारे आज़ादी आंदोलन पे था। जी। यहाँ तक कि भगत सिंह की जब फांसी हुई, फांसी के समय जब उनको जेलर आके बोलता है कि आपका फांसी का समय हो चुका है, आप चलिए, हुँ। तो बोलते हैं कि रुकिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। जी। मतलब उस समय लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे वो। जीवनी पड़ रहा कि है। मतलब कि उन्होंने भगत सिंह ने जो कहा था कि अगर भारत में भी आज़ादी आएगी तो यह रूस के नक्शे कदम पे यहाँ पे क्रांति होगी। हुँ। आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस जब आया, उसके भगत सिंह के बाद सुभाष चंद्र बोस जब आज़ादी आंदोलन में आए, हुँ। वहाँ जब यहाँ उनको नहीं मिला तो वो भी रूस से मदद लेकर के हुँ। और भी जो देश से मदद लेकर के उन्होंने आज़ादी आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। निभाई। और उनका भी एक सपना था कि आज़ादी के बाद आज़ाद भारत में मजदूरों और किसानों का हुँ। एक हिस्सा होगा। हिस्सा होगा। जी। हिस्सा होगा। उसी देखेंगे हरिपुरा, यहाँ से जो बारडोली आप देखेंगे सूरत से नजदीक है, हाँ। जी। 50 किलोमीटर है। जी। यहाँ जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में नेताजी ने जो बात को रखा कि इसमें मजदूरों किसानों का हिस्सा होगा। हुँ। तो वो देखेंगे कि आज़ादी के बाद उस जो भी
हमारा संविधान बना, हम्म, उस संविधान में भी मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों, आम जनता के हित को लेकर जो योजनाएं बनी, काफी योजनाएं बनी। हम्म, इन योजनाओं का कार्यान्वयन भी हुआ, हम्म, काफी रूप में हुआ। लेकिन आप देखेंगे चलते चलते जिस तरह से जब यहाँ पर जो सिस्टम जो है, जो सिस्टम की बात मैंने शुरुआत में किया जी, कि हमारा जो ये देश है पूंजीवादी देश है, पूंजीवादी पूंजीवादी देश है। और हम जो यहाँ पे संविधान के माध्यम से और माध्यम से समाजवादी शासन लागू करने की जो बात आई थी कि सब लोगों के हित के लिए। लेकिन आप देखेंगे एक देश में अगर एक शासन है, एक शासक दो वर्ग का हित नहीं कर सकता है, वो पूंजीपति का हित करेगा या तो मजदूर या किसान का हित करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब दो वर्ग का हित नहीं कर सकता है, उसको एक वर्ग का हित करना है। एक वर्ग का हित करने में सत्ता में आने के लिए, भले यहाँ लोकतंत्र की बात हो रही है कि जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता माने फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, माने जो बात होता है फॉर द पीपल, माने ये, लेकिन वो खाली बात तक सीमित हुआ। और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 86 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेके आए, उसी शिक्षा के तहत उसी समय हमारी पार्टी ने बात को रखा, ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 आ रही है, इससे छात्रों के अंदर और युवाओं के अंदर सांस्कृतिक स्तर का पतन हो जाएगा, गिरावट आ जाएगी और खास करके शिक्षा एकदम बर्बाद हो जाएगी। जो नैतिक शिक्षा मिल रही है वो शिक्षा खत्म होके एकदम मतलब आपको ये टेक्निकल शिक्षा पे आ जाएंगे। टेक्निकल शिक्षा मतलब आपको इंसान को, छात्रों को मशीन बना सकते हैं लेकिन इंसान नहीं बना सकते, शिक्षा आ गई। और इसके बाद जब आप देखेंगे जो रही, इसका मतलब सर ये हो सकता है कि जो पहले पाठ्य पुस्तकें थी, मतलब आप जो चर्चा कर रहे हैं, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि उन पाठ्य पुस्तकों की अपेक्षा आज की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, कहीं न कहीं उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो महापुरुषों की जीवनी होनी चाहिए, जो उनके संबंधित चीज़ें होनी चाहिए। क्या उसमें भी वो चीज़ें नहीं दी जा रही हैं? हाँ, जैसे अब आप देखिए, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे जी। 5, 6, 7, 8 में, उसमें भगत सिंह की जीवनी थी, चंद्रशेखर आजाद की जीवनी थी, बिल्कुल। गांधी जी की जीवनी थी। ऐसे-ऐसे बहुत से जो महापुरुष हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, यहाँ तक कि महाभारत काल के कर्ण को भी पढ़ाया जाता था। कर्ण खंड काव्य को हम लोग हाँ, पढ़े पढ़ते हैं। हैं, पढ़ते पढ़ हैं। के मतलब इतिहास और समाज दोनों का समन्वय जो होता था, हाँ, वो शिक्षा के माध्यम से होता था। हाँ, हाँ। लेकिन आप जब देखेंगे कि 91 में, जी। 91 में ये नई आर्थिक औद्योगिक नीति जो ये नरसिंह राव सरकार जब आई, नरसिंह राव सरकार के आने के बाद पूरे देश में वैश्वीकरण, उदारीकरण के नाम पे नई आर्थिक औद्योगिक नीति को लाए, उदारीकरण की नीति को लाए, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में, यहाँ तक कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी गिरावट को ला दिया। माने उसी गिरावट के परिणाम स्वरूप उसी समय भी हमने विरोध किया कि ये जो आ रहा है, खेती में दंगल प्रस्ताव के नाम से आ रहा है, शिक्षा में किसी और ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से आ रहा है। तो हमने उसी समय एक शिक्षा बचाओ समिति का भी गठन किया। शिक्षा बचाओ समिति के माध्यम से शिक्षा बचानी चाहिए। अगर शिक्षा बचेगी तभी समाज बचेगा, तभी समाज बचेगा। इसलिए समाज को बचाने के उद्देश्य से हमने ये कोशिश की। आज आप देख रहे हैं कि उसी का परिणाम है कि पूरे जीवन के हर क्षेत्र में सांस्कृतिक पहलू गिर रहा है। सांस्कृतिक पहलू गिरने से आज जो मानवीय मूल्यबोध है खत्म हो रहे हैं। जब मानवीय मूल्यबोध खत्म हो रहे हैं, इंसान के बीच में प्रेम खत्म हो रहा है। यहाँ तक कि आप देखेंगे माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं कि ये यही लड़का हमारे बुढ़ापे में सहारा बनेगा, लेकिन ये इसी नीति के परिणाम स्वरूप जो पूंजीवाद इतना गहरा हो गया है कि वही बच्चे लास्ट में माता पिता को छोड़ के चले जा रहे हैं। भाई भाई के बीच में इतना दरार है कि माने थोड़ी सी जमीन को लेकर के, थोड़ी सी प्रॉपर्टी को लेकर के पूरा माने जीवन उनका मुकदमे में खत्म हो रहा है। यहाँ तक कि आज बच्चे जो हैं, इतना परिवार उनके ऊपर पैसा लगा रहा है, खर्च कर रहा है पढ़ाई में कि नीट करने के लिए, माने यहाँ तक कोटा भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं तैयारी के लिए, उनके ऊपर लाखों इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट करने के बाद उनका जो माँ बाप का जो सपना है कि बच्चा पढ़ के आएगा और हमको कमाएगा, लेकिन ये जो नीति आई, नीतियों के तहत नौकरी तो रही नहीं, पूरा प्राइवेटाइजेशन आ गया। आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूल, हमने सन 86 की जो बात की है, 86 के बाद से प्राइवेट स्कूल खुलना शुरू हो गए। प्राइवेट स्कूल में फीस महंगी होनी शुरू हो गई। और आप जो हम यहाँ सूरत में रह रहे हैं, सूरत में एक बहुत बड़ी विडंबना है जो मैं
बीच से भी आ रहा हूँ उसमें, जी। कि जो लोग भी पढ़ाते हैं, जितने टीचर हैं प्राइवेट स्कूल में, हुँ। उनको इतना कम वेतन मिलता है। हुँ, कम वेतन मिलने की वजह से वो बच्चों को क्या पढ़ाएँ? बिल्कुल। और अभी कुछ स्कूलों में कुछ टीचर मुझसे मिले, बात भी हुआ, हुँ, उनको जब पेपर पे साइन किया जाता है कि आपको 20,000 से 25,000 दिया जा रहा है, हुँ, लेकिन उनको 10,000 से 12,000 रुपए, 8,000 रुपए ही उनको पेमेंट दिया जाता है, बाकी पैसा रिटर्न ले ले लिया लिया जाता है। जाता है। ये भी बात आई है। जी। उसी तरह से अस्पताल में ऐसा हो रहा है। हाँ, हाँ। माने जीवन के हर क्षेत्र में गिरावट का जो दौर गिरावट। चला है। जी। हम सूरत में आए थे जब, उस समय एक आदमी काम करता था, पूरा परिवार आराम से जीवन चला लेता था। हुँ, आज इसी परिवार में खुद काम कर रहे हैं, हुँ, पत्नी भी काम कर रही है, यहाँ तक कि बच्चे भी काम कर रहे हैं, हुँ, तो भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है। हुँ। ये स्थिति है। यानी कि ये जो पूँजीवादी व्यवस्था है, आपका कहने का मतलब ये है कि पूँजीवादी व्यवस्था में जो सिस्टम है, उसके तहत ये जो सामाजिक और आर्थिक और ये गिरावट जो आई है, इसका कारण कहीं न कहीं पूँजीवादी व्यवस्था है। और पूँजीवादी व्यवस्था चाहती है कि सांस्कृतिक गिरावट के लिए जो पाठ्यपुस्तकें पहले अभी आपने चर्चा किया ना, उसमें जो चीज़ें चेंज किया जा रहा है, हमको लगता है कहीं न कहीं वहाँ से ही ये माने बातचीत हो के ही उस हिसाब से पाठ्यपुस्तक कैसे तय किया जाए, क्या उसमें रखना है, क्या उसमें तार्किक चीज़ें रखना है कि नहीं रखना है, ये चीज़ें कहीं न कहीं वहीं से तय होती है क्या? एकदम, क्योंकि देखिए ये जो इस सिस्टम में जो है, जी। वो चाह रहे हैं कि अगर हमको सत्ता बनाए रखना है, कि जो ये कारपोरेट घराने हैं, हुँ, ये सत्ता को चला रहे हैं। जी। भले वोट के माध्यम से हम लोग वोट दे रहे हैं, हुँ, लेकिन सत्ता को कारपोरेट घराने ही चला रहे हैं। हुँ, और कारपोरेट ही तय करते हैं कि किस तरह से समाज का ताना-बाना होगा। हुँ, उसमें चाहते हैं कि अब अगर उनको अच्छी शिक्षा मिले, वैज्ञानिक शिक्षा मिलेगी, हुँ, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा मिलेगी, तो उनका चिंतन अच्छा होगा। हुँ। अगर चिंतन अच्छा हो रहा है, तो समाज में क्या गलत हो रहा है, उसके खिलाफ वो लड़ाई हाँ, लड़ाई लड़ लड़ें। पाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर उनके चिंतन को ही खत्म कर दिया जाएगा, तार्किक तो क्षमता हमारी जो है तार्किक क्षमता खत्म चीज़ हुँ, बौद्धिक क्षमता खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो जिस तरह से उनको एकदम मशीन बना दिया जाएगा कि खाली ऑपरेटर जैसे हो हुँ, जाएँगे, हम बटन दबा रहे हैं, मशीन चल रही है। हुँ, उसी तरह से ये लोग सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं हुँ, और कारपोरेट घराने हैं, वो हुँ, चाहते हैं कि इंसान को मशीन बना दिया जाए, हम रोबोट की तरह माने उनसे काम लिया जाए। हुँ, इसीलिए देखते हैं कि आज जब चुनाव आ जाता है, जी। चुनाव में वो जिस तरह से धाँधली कर रहे हैं, हुँ, जिस तरह से युवाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं और हुँ, युवा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, चुनाव के बाद जो भी आप देखें देश में जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, हुँ, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, हुँ। इसके पीछे तो ये ही हाँ, पूँजीवादी पूंजीवादी व्यवस्था। व्यवस्था ही जी, कारण है। जी। तो अभी आज के जो दौर है इसमें जो छात्रों का नैतिक पतन हो रहा है और सामाजिक स्तर जो गिर रहा है, इस विषय पे श्री राम मूरत मौर्य जी हमारे साथ हैं, काफ़ी अच्छी चर्चा की है इन्होंने। और मैं सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा लास्ट में, अगर इसमें हमको सुधार लाना है, माने कि पहले की अपेक्षा जैसे वैसा फिर से हमको अगर करना है, तो कुछ इसके लिए आप सॉल्यूशन बता सकते हैं, क्या करना चाहिए? आज किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि वो जो आज से 20-25 साल पहले जो नैतिक पतन इतना नहीं हुआ था, जो सामाजिक रूप से युवाओं में एक परिवार में मिलने-जुलने का जो एक सिस्टम था, कहीं न कहीं जो गिरावट आई है, उसमें अगर हमको रीजनरेट करना है, फिर से उसको लाना है, तो हमको किस प्रकार से व्यवस्था लानी चाहिए? थोड़ा-सा द 10 मिनट और हम आपसे चर्चा करेंगे। जी। इसमें देखिए जन्मेजय जी ऐसा है जी। कि आज़ादी आंदोलन में जो एक धारा उभर के आई थी, हुँ, जिसको हम बोल सकते हैं जो हमारी जड़ थी। जड़ थी। हम देखें कि अपनी जड़ों से ही कट गए हैं। अच्छा, ऐसा है। जब जड़ से कट गए हैं, तो जड़ के बिना अगर पेड़ जब तैयार होगा तो सूख जाएगा, सूख जाएगा। खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए हमको फिर से हुँ, जो हमारे मनीषी हैं, जी। जैसे मैंने शुरुआत में बात किया कि हुँ, राम हुँ। मोहन, हाँ, विद्यासागर, विवेकानंद, प्रेमचंद, हाँ, शरत ज्योतिबा चंद्र, फुले नजरुल, जी। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले हुँ, और भगत सिंह, हुँ, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, जी। इनका जो जीवन संघर्ष है, हुँ, उसको लोगों के बीच में, छात्रों के बीच छात्रों के में बीच में। ले जाना होगा, जी, उनको पढ़ाना होगा, जी। उनको याद कराना होगा, हाँ, उनकी नैतिक ज़िम्मेदारी क्या है? हम बिल्कुल। कहाँ से आए हुए हैं? हुँ, हुँ, हुँ। जो हम बोलते हैं कि हम कहाँ से आए हुए हैं, हुँ, आज जो आए हुए की बात होता है, तो आप देखें दूसरे लोग बात करते हैं कि वो आर्य हैं, अनार्य हैं, ये बात होता है। जी, जी। ये बात नहीं है, हाँ, हम एक इंसान हैं, इंसानियत मूल्यबोध हमारे अंदर कहाँ से आई है, हाँ। कैसे हुआ है? आप देखेंगे कि जैसे बुद्ध की जब बात होती है, हुँ, महात्मा बुद्ध हुँ। अपना राजपाट छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके ज्ञान की खोज में निकल पड़े ना। निकल पड़े। ज्ञान की खोज में निकलने के बाद जो उनको ज्ञान हुआ,
ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने पूरे दुनिया में भ्रमण किया पूरी और दुनिया में। भ्रमण अपने जो उनके अनुयायी उनको भ्रमण करवाया। हम्म, उसी तरह जो भी समाज में गलत हो रहा है, हम्म, समाज में जो समाज के खिलाफ हो रहा है, हम्म, समाज में जो नहीं अच्छा हो रहा है, हम्म, उसको खिलाफ हमको आंदोलन चलाना होगा। हम्म, अभी आप देखेंगे कि हमारे देश में राम की बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। हम्म, राम के बारे में बहुत कुछ हो रहा है, हम्म, लेकिन राम का जो मूल्यबोध था, हम्म, उसको कोई नहीं पकड़ रहा है। कोई नहीं पकड़ रहा। राम ने जब ये रावण ने सीता का हरण किया, हम्म, तो राम उसमें बोले कि एक महिला का हरण करना एक सबसे बड़ा सामाजिक अपराध है हम्म, और उसके खिलाफ राम ने जंगल के अंदर ही थे, हम्म, जंगल के अंदर रीछ बानर जो भी उनके माने समीप थे, उनको इकट्ठा करके रावण के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी हम्म, और उस लड़ाई में जीत हासिल किया। हम्म, आज भी समाज में जो गलत हो रहा है, अगर हम राम को सही मायने में याद करते हैं, हम्म, राम के अनुयायी बनना चाहते हैं, तो आज के समाज में जो गलत हो रहा है, हम्म, जो कुविचार आ रहे हैं, उनके खिलाफ हमको आंदोलन उठाना है। आंदोलन। तो इस आंदोलन को तो नहीं हो रहा है, राम को तो लोग दूसरे रूप में ले रहे हाँ, हैं। दूसरे रूप में ले उस रहे रूप हैं। में नहीं, इतिहास से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हम्म, इतिहास में जो अच्छे हुए हैं, जो मनीषी हुए हैं, उनके जो विचार हैं, उनके विचार को लोगों के बीच में हमको ले जाना है। बिल्कुल। और यही चीज़ हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आज हम लोग कट रहे हैं। इसीलिए आज ये माने जो सांस्कृतिक स्तर का पतन हो रहा है, इस पतन को रोकने के लिए हमको बहुत बड़े पैमाने पर हमारे जो शिक्षाविद हुए हैं, जो हम्म, वैज्ञानिक हुए हैं, जो मनीषी हुए हैं, हम्म, उनके विचारों को लोगों के बीच में ले जाना पड़ेगा, उनकी किताबों को लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, चर्चा बात करना पड़ेगा, हम्म। गोष्ठी करना पड़ेगा, यही हमारा काम है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा कि अगर हमको छात्रों में, युवाओं में फिर से नैतिक पतन जो हुआ है, अगर उसको रीजनरेट करना है, फिर से अगर उस प्रकार की व्यवस्था लानी है, तो हमारे जो मनीषी हुए हैं, सर का कहना है कि जो हमारे समाज सुधारक हुए हैं, उनकी विचारधारा छात्रों के बीच में जानी चाहिए। उनको पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि हम वास्तव में क्या हैं और उनकी क्या विचारधारा है। और एक युवा होकर, जैसे भगत सिंह की विचारधारा की बात सर आप की अभी, भगत सिंह 21 साल के अंदर ही फांसी हुई थी, 23 साल लगभग, हाँ, 23 साल के 23 साल। आसपास। तो उनके अंदर उन्होंने जो किताबें लिखी, जो विचारधारा है, शायद आज 23 साल के युवा में ऐसी विचारधारा हो। और ये क्रांति, इतनी शानदार चीजें उन्होंने लिखा है किताबों में। तो उस प्रकार की विचारधारा अगर छात्रों के अंदर आनी है, तो निश्चित तौर से वो किताबों को पढ़ना पड़ेगा और वो विचारधारा लाना पड़ेगा। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। और नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।